नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग तराइन का प्रथम युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच लड़ा गया, उससे हम पूरी विस्तार पूर्वक एक एक घटना को काफ़ी आसान भाषा में और एक कहानी की तरह समझने का प्रयास करेंगे। तो उसे हम देखते हैं और समझते हैं एक एक घटना को। भारत की धरती पर तूफान से पहले की शांति। भारत की धरती पर तूफान से पहले की शांति मतलब भारत उस समय शांति बनी हुई थी भारत में उस समय। लेकिन एक तूफान आने वाला था जिसे हम गौरी कहते हैं, क्योंकि जब गौरी आक्रमण नहीं किया था तो उस समय भारत में सब कुछ स्थिति सामान्य चल रही थी, अच्छी चल रही थी। लेकिन उसे देखते हैं और भी। 12वीं सदी का भारत सेना की चिड़िया पर टुकड़ों में बटी हुई हर राजा अपनी दुनिया का बादशाह था। 12वीं सदी का भारत सोने की चिड़िया पर टुकड़ों में बटी हुई थी। भारत को एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि भारत में बहुत सारे सोना थे। सोना भारत में बहुत ही अधिक मात्रा में था, जिसे लोग सोने की चिड़िया कहते थे। लेकिन उस समय भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। भारत का क्षेत्र छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। हर एक छोटे टुकड़ा का एक राजा हुआ करते थे। तो सोने की चिड़िया क्या हुई थी? छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी। और देखते हैं इसको। दिल्ली और अजमेर पर शासन करते थे महाराज पृथ्वीराज चौहान। जो दिल्ली का क्षेत्र है और फिर अजमेर, दोनों पर शासन करते थे पृथ्वीराज चौहान। और देखते हैं। वो न सिर्फ बहादुर थे बल्कि सुंदर, तेजस्वी और न्यायप्रिय थे। पृथ्वीराज चौहान न सिर्फ बहादुर थे बल्कि सुंदरता, न्यायप्रिय और तेजस्वी राजा थे वो, क्योंकि उनकी वीरता के किस्से पूरे भारत में प्रचलित थे। हर भारत के छोटे जो भी राजा थे उनका सम्मान करते थे, उनसे भली भांति परिचित थे, क्योंकि वो दिल्ली के दिल्ली पर ही राज करते थे। दिल्ली और अजमेर का जो क्षेत्र है वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान अपने शासन को स्थापित किया था। और देखते हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान से एक नज़र उठती है मोहम्मद गौरी की। दूसरी तरफ देखें तो अफगानिस्तान से एक व्यक्ति की नज़र उठती है जिसे मोहम्मद गौरी कहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में देखें तो बहुत सारा वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है। वहाँ पर कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर कोई अच्छी व्यापार की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पर बहुत सारी गरीबी थी। तो वो वहाँ पर मोहम्मद गौरी रहते थे। लेकिन उनको लगा कि भारत चलते हैं, भारत में बहुत सारी धन संपदा है, हम वहाँ से
धन संपदा को जीत कर लाएंगे और अफगानिस्तान में एक बेहतर साम्राज्य स्थापित करेंगे, अपने क्षेत्र को एक शक्तिशाली बनाएंगे। तो उसी को देखते हुए वो भारत में आए हो, क्योंकि हर व्यक्ति का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, कुछ न कुछ वह पाना चाहता है। तो उसने क्या किया, देखते हैं भारत में आने के लिए वह क्या किए, देखते हैं। गौरी की पहली चाल, जब दोस्ती की बात लेकर आया दुश्मन। गौरी ने पहली बार चाल चला, जो दोस्ती का पैगाम लेकर आया दुश्मन। कैसे पैगाम लेकर आया, क्या कहता है यहाँ पर देखें तो युद्ध से पहले गौरी ने शांति प्रस्ताव भेजा था। उसने कहा, दिल्ली मुझे सौंप दो, मैं नम्रता से शासन करूंगा। उन्होंने, जो मोहम्मद गौरी हैं, वह एक खत लिखते हैं। खत लिखकर पृथ्वीराज चौहान को देते हैं। गौरी का एक संदेशवाहक आता है और उस खत को पृथ्वीराज चौहान को देता है। उसमें लिखा होता है कि आप दिल्ली को हमारे हवाले कर दीजिए और हम दिल्ली को एक अच्छी तरह से शांति रूप से चलाएंगे। हम सोचिए, ऐसे मांग रहे हैं जैसे कि दुकान पर कोई समोसा मांगता है, क्योंकि आप दिल्ली को मांग रहे हैं। या दिल्ली कोई दे सकता है? देखते हैं पृथ्वीराज चौहान इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने उसे ठुकरा दिया और जवाब दिया। क्या क्या कहा, राजा तलवार से बनते हैं, भीख मांगने से नहीं। जब खत उन्होंने पढ़ा तो खत को क्या कर दिया, वो ठुकरा दिया कि हम इसे नहीं मानते हैं, क्योंकि राजा तलवार से बनते हैं, भीख मांगने से नहीं। मतलब अगर आप वाकई दिल्ली पर राज करना चाहते हैं तो आइए और हमें हराइए, और हराकर आप दिल्ली पर राज कीजिए। क्योंकि मांगना मतलब क्या होता है, भीख होता है। और जो भीख में दी जाए वह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप अपने तलवार के दम पर अगर दिल्ली को आप जीतना चाहते हैं तो आप आइए, और हम भी तैयार हैं। और देखते हैं, गौरी समझ गया अब दिल्ली तलवार से ही मिलेगी। जब गौरी को खत मिला तो गौरी पूरी तरह से क्या किया, समझ गया हो कि अब बिना युद्ध के दिल्ली नहीं मिलेगी। तो अब मोहम्मद गौरी क्या करता है, उसको देखते हैं। युद्ध की तैयारी। अब दोनों क्या करते हैं, युद्ध की तैयारी करने लगते हैं। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी दोनों अपनी सेना को एक उच्च स्तर का बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि वह युद्ध में अपनी विजय हासिल कर सकें। तो इसको देखते हैं हम लोग। स्थान देखें तो तराइन। अब हरियाणा के पास तरावड़ी एक जगह है। जो तराइन है इस समय, वह हरियाणा के पास तरावड़ी एक जगह है, वहीं पर हुआ था। कब हुआ था, तो 1191 में
यहाँ पर देख सकते हैं समय 1191 में ट्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और देखते हैं पृथ्वीराज चौहान की सेना। पृथ्वीराज चौहान की सेना को देखें तो उसमें लगभग 1 लाख सैनिक। पृथ्वीराज चौहान की सेना में 1 लाख सैनिक थे उस समय। युद्ध करने के लिए वह तैयार थे वो। और देखते हैं युद्ध में हाथी, घोड़े, रथ और वीर राजपूत थे। क्योंकि भारत में अगर देखें तो जब युद्ध होता था तो हाथी भी शामिल होती थी, घोड़े, रथ और जो भी जो वीर राजपूत हैं वह भी शामिल होते थे। तो जो हाथी थी वह बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती थी हाथी। देखते हैं उसको भी, क्योंकि हाथी का प्रभाव काफ़ी इसमें दिखेगा, दबदबा दिखेगा उसका। देखें तो अगर मोहम्मद गौरी की बात करेंगे तो केवल 40,000 सैनिक थे। मोहम्मद गौरी की सेना में केवल मात्र 40,000 सैनिक थे। और क्या था उसमें? तेज फुर्तीले घुड़सवार। उसमें बहुत सारे घुड़सवार थे। और देखते हैं लेकिन अनुभवहीन और भारत के मौसम से उनका जो भी उनकी सेना है उनको कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि वह अफगानिस्तान के क्षेत्र से आए हैं। अफगानिस्तान एक ठंडा क्षेत्र माना जाता है, लेकिन उसके मुकाबले भारत में गर्मी थोड़ी अधिक है। तो जो सैनिक ठंडे क्षेत्र में युद्ध करने का प्रशिक्षण लिए हैं, युद्ध करते हैं, तो उन्हें एक गर्म क्षेत्र में युद्ध करना थोड़ा सा कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि उनको गर्म प्रदेश में युद्ध करने की कोई अनुभव नहीं है। और देखते हैं इसको, युद्ध शुरू होता है जब वीरता के सामने चालाकी हार गई। युद्ध शुरू हुआ लेकिन वीरता के सामने क्या हुई? चालाकी हार गई। आप कहेंगे कि कौन सी चालाकी हार गई? तो देखते हैं इसको। पृथ्वीराज ने आक्रमण में देर नहीं की। पृथ्वीराज चौहान ने वह आक्रमण में देरी नहीं करते हैं, वह तुरंत आक्रमण कर देते हैं। और आक्रमण करने के बाद क्या हुआ? उसके हाथियों और घुड़सवारों ने मैदान हिला दिया। जो भी पृथ्वीराज चौहान के हाथी थे, घुड़सवार थे, उन्होंने पूरे मैदान को हिला कर रख दिया। मतलब अपना दबदबा बनाए रखा। पृथ्वीराज चौहान की सेना को एक मजबूत स्थिति में बनाए रखा। और क्या हुआ यहाँ पर देखें तो गौरी की सेना ने कुछ देर मोर्चा लिया, लेकिन जल्द ही पीछे हटने लगी। पृथ्वीराज चौहान की सेना ने कुछ समय तक मोर्चा लिया युद्ध करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वह पीछे हटने लगी। तो पृथ्वीराज चौहान की सेना ज़्यादा समय तक मैदान में लड़ नहीं सकी। क्यों नहीं लड़ सकी? इसके भी वजह हैं। क्या वजह है? देखते हैं इसको। गौरी खुद युद्ध में घायल हो गया। उसे ख्वाजा नामक सेवक ने उसे पीठ पर उठाया और सुरक्षित बाहर निकाला। जो मोहम्मद गौरी हैं वह खुद युद्ध में घायल हो गए। पूरी लथपथ खून से रंगे हुए पड़े हुए हैं। वो मैदान में
गिरे गिरे हुए पड़े हैं। उस समय पृथ्वीराज चौहान और उसके सैनिक मोहम्मद गौरी को देख रहे हैं। मोहम्मद गौरी गिरा हुआ है, उसको चलने की भी शक्ति नहीं है कि वह खड़ा हो सके और या तो वार कर सके या फिर वह भाग सके। वह गिरा हुआ है मैदान में। उस समय पृथ्वीराज चौहान के पास बहुत ही सुनहरा अवसर था, मौका था कि मोहम्मद गौरी को वह कैद कर लेते या फिर मोहम्मद गौरी की वह हत्या कर देते। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ उनके सैनिकों ने कहा कि महाराजा आप इसे मार दें या फिर बंदी बना लें। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि हम एक राजा हैं और एक क्या हैं, क्षत्रिय हैं, और किसी निहत्थे पर वार करना यह हमारे क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। हम इस पर वार नहीं कर सकते क्योंकि हम एक राजपूत हैं। कहीं न कहीं यही पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भूल थी। जब वह मोहम्मद गौरी को बंदी नहीं बना सके, उसे छोड़ दिया। कहते हैं ना कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। वही हाल मोहम्मद गौरी के साथ हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि जा अपनी जिंदगी दोबारा जी ले। लेकिन यही मोहम्मद गौरी को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जो वर्तमान का सम्मान नहीं करते, भविष्य भी उनका सम्मान नहीं करता है। तो जब मोहम्मद गौरी बीच मैदान में गिरा हुआ था, कुछ समय के बाद एक सैनिक आता है जिसका नाम ख्वाजा ख्वाजा था। उन्होंने अपनी पीठ पर मोहम्मद गौरी को बैठाकर मैदान से बाहर निकलता है। देखते हैं और भी। गौरी खुद युद्ध में घायल हो गया। उसे ख्वाजा नामक सेवक ने उसे पीठ पर उठाया और सुरक्षित बाहर निकाला। इतना समझ गए होंगे आप। और देखते हैं। यह युद्ध भारत की जीत था, लेकिन गौरी की समझदारी की शुरुआत भी। इस युद्ध में भारत तो जीत गया, लेकिन कहते हैं कि मोहम्मद गौरी हाथ से निकल गया। कहते हैं कि उस वक्त पृथ्वीराज चौहान भावनाओं में बह चुके थे और एक राजा का कर्तव्य होता है कि आप किसी भी परिस्थिति में भावनाओं में ना बहें, क्योंकि आपकी गलती पूरे राज्य को भुगतना पड़ सकता है। देखते हैं इसको और भी। पृथ्वीराज की सबसे बड़ी भूल जब जीत को अधूरा छोड़ दिया गया। पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भूल थी जो जीत को अधूरा छोड़ दिया गया। अगर वह मोहम्मद गौरी को या तो पकड़ लेते, बंदी बना लेते, या फिर उसकी हत्या कर देते, तो जीत को यह अधूरा नहीं छूटता। लेकिन जब आप उसकी न बंदी बनाए न उसकी हत्या किए, तो यह क्या है, युद्ध अधूरा छूट गया। और देखते हैं। गौरी की हार के बाद उसे बंदी नहीं बनाया गया, ना ही मारा गया। उसे
न बंदी बनाया गया न ही मारा गया उसे। और देखते हैं, पृथ्वीराज ने कहा, एक पराजित राजा को मारना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। वो उसे सम्मान पूर्वक छोड़ देता है। पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि एक राजा को, जो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पराजित है, जो राजा पराजित है, उसे मानना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। उसे सम्मान पूर्वक छोड़ देते हैं। यह पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। उन्हें इसे भुगतना भी पड़ेगा, क्योंकि जो वर्तमान में गलती किए हैं तो भविष्य इन्हें अच्छी तरह से समझाएगा। और देखते हैं, लेकिन इतिहास चिल्ला चिल्ला कर कहता है, दया करो पर दुश्मन को भूल मत जाने दो। इतिहास बताता है, दया करना ठीक है, लेकिन दुश्मन को भूलिए मत। कहते हैं ना कि दोस्त दिल में रहते हैं और दुश्मन नज़रों में रहने चाहिए। लेकिन पृथ्वीराज चौहान इस पर खड़े नहीं उतरते हैं। देखते हैं, पृथ्वीराज को भरोसा था कि कोई पराजित राजा दोबारा हमला नहीं करेगा। ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। पृथ्वीराज चौहान को यह भरोसा था कि जो राजा पराजित हो गया वह दोबारा हमला नहीं करेगा। लेकिन उनकी क्या थी, यह गलतफहमी थी। और देखते हैं, गौरी की सेना हारने के बावजूद काफ़ी सैनिक बचाकर ले गई, जिससे वह अगली तैयारी कर सका। पृथ्वीराज चौहान हार गया, लेकिन वह काफ़ी सेना बचाकर ले गया हुआ, जिससे कि वह अगली तैयारी अच्छी तरह से वह कर सके। और देखते हैं, हाथियों का डर, क्योंकि भारत की सेना में क्या थे, हाथी थे। हाथियों ने क्या किया, क्या उत्पात मचाया, देखते हैं इसको। हाथियों का डर, गौरी की सेना भारत के युद्ध हाथियों से पहली बार लड़ी थी। इस वजह से वे चौंक गए और भागने लगे। मोहम्मद गौरी की सेना हाथियों से पहली बार सामना की थी। हाथियों से पहला बार युद्ध किया था और उनकी सेना क्या की हुई, डर गई और वह इधर उधर भागने लगे। मैदान में भगदड़ मच गई। तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को जीतने में हाथियों का बहुत ही बड़ा योगदान यहाँ पर देखने को मिलता है। और देखते हैं, गौरी को छोड़ना कोई धर्म नहीं था, वो एक राजनीतिक भूल थी, जिसे 1 साल बाद गौरी ने साबित कर दिया। गौरी को छोड़ना वह एक क्या थी, भूल थी वह, जिसे 1 साल बाद गौरी उससे क्या करता है, साबित कर देता है कि पृथ्वीराज चौहान गलत थे और मैं सही था। पृथ्वीराज चौहान एक अच्छा निर्णय नहीं ले पाए, अच्छा फैसला नहीं ले पाए अपने राज्य के लिए। और देखते हैं, युद्ध जीतकर भी हार जाना सबसे दुखद घटना है। आप युद्ध जीत गए हैं, लेकिन फिर भी आप हार जाते हैं, तो यह इतिहास की यह सबसे बड़ी घटना है, सबसे दुखद घटना है। क्योंकि आप जब अच्छे फैसले नहीं कर पाते हैं, तो आप एक अच्छे भविष्य की बनाने की बात भी आप नहीं कर सकते हैं। बेहतर भविष्य की आप मनोकामना नहीं कर सकते हैं। देखते हैं इसको, पृथ्वीराज चौहान ने तराइन में जीत हासिल की, लेकिन दुश्मन को छोड़कर
अपने ही भविष्य की नींव खोद दी। पृथ्वीराज चौहान ने तो जीत हासिल की, लेकिन अपने ही दुश्मन को छोड़ दिया। वो जब छोड़ दिया तो दुश्मन भी दोबारा पलटवार करेगा। आपकी आपने जो गलती की है, उस गलती को वह छोड़ेगा नहीं। आपके खिलाफ वह खुद को फिर से तैयार करेगा। क्योंकि जैसे कोई सर्प होता है, आप उसे मार देते हैं, वह मर जाता है तो कोई बात नहीं, बात ही खत्म हो गई। लेकिन वह आप उसे मारे और वह बच कर निकल गया, तो फिर वह आपको खोज खोज कर आपसे बदला लेगा। वो तो वही हाल पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गौरी के साथ हुआ। और भी देखते हैं इसको। अगर गौरी को उस दिन बंदी बनाकर रखा जाता तो ना दूसरा युद्ध होता, ना भारत गुलाम बनता। उस समय अगर गौरी को या तो बंदी बना लेते या फिर मार देते। जब ऐसा होता तो भारत कभी गुलाम नहीं बनता। क्योंकि जब अगली बार मोहम्मद गौरी आएगा तो पूरी तैयारी के साथ आएगा। तो और देखते हैं, युद्ध तलवारों से नहीं, फैसलों से जीते जाते हैं। युद्ध अगर देखें तो तलवारों के दम पर नहीं जीती जाती है। एक अच्छे निर्णय, अच्छे फैसले निर्भर करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि युद्ध ताकत से नहीं, तकनीक से जीती जाती है। और देखते हैं, क्या आज हम भी वही गलती कर रहे हैं? क्या आज हम भी वही गलती कर रहे हैं? कैसी गलती कर रहे हैं, देखते हैं उसको। जब हम भरोसा करते हैं किसी ऐसे पर जो हमें धोखा दे चुका है। हम लोग वैसे लोगों पर भरोसा करते हैं जो हमें कभी न कभी धोखा दे चुके होते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वह जो धोखा देता है, वह अगली बार भी धोखा दे सकता है। और देखते हैं, जब हम समय रहते फैसला नहीं लेते। जब एक बार कोई धोखा देता है आपको, अगर उसके बाद आप फैसला नहीं लेते, दूसरा बार विश्वास करने से पहले कुछ नहीं सोचते, तो यह एक बहुत ही अच्छा संकेत नहीं माना जाता है इससे। क्योंकि निर्णय लेना अच्छा एक बेहतर व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान कराता है। और देखते हैं, जब हम वीरता को लड़ाई तक सीमित मानते हैं, रणनीति भूल जाते हैं। वीरता को लड़ाई तक सीमित मानते हैं और राजनीति को भूल जाते हैं। यह बहुत ही बड़ी दुखद घटना है। क्योंकि आप दोनों में संतुलन नहीं बना के चलते हैं तो कहीं न कहीं आप कभी न कभी इस कमजोरी का आपको हानि दिखाई पड़ता है। कभी आप अपने ही फैसले में ऐसे उलझ जाते हैं कि आप उससे निकल पाना काफ़ी असंभव प्रतीत होता है। और वह पतन का वह कारण बनता है। और देखते हैं, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो चेतावनी होती है जो हम हर दिन अनसुनी करते हैं। वो सब
देखें तो इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो चेतावनी होती है। जो किताबों में लिखे गए हैं वह किसी न किसी घटना को देख कर लिखे गए हैं, उसे हमें समझना चाहिए। और हर दिन जो हम गलती करते हैं उस गलतियों को सुधार करना चाहिए, एक बेहतर जीवन के बारे में सोचना चाहिए। और देखते हैं, पृथ्वीराज जीते लेकिन गलती कर गए। पृथ्वीराज जीत गए लेकिन गलती कर गए। गलती क्या किए? तो मोहम्मद गौरी को वह जीवित छोड़ दिए, गलती यही की है। और देखते हैं, गौरी हारा लेकिन सीख गया। गौरी तो हार गया लेकिन उन्होंने सीख लिया, जब अगली बार लौटेंगे तो पूरी ताकत के साथ, पूरी तैयारी के साथ लौटेंगे। क्योंकि जो जो इस बार कमियां थी उस कमियों को हम दूसरी बार क्या करेंगे, दोहराएंगे नहीं। और देखते हैं, युद्ध का नतीजा, भारत ने जश्न मनाया। पृथ्वीराज चौहान की सेना ने जश्न मनाया, लेकिन यहाँ देखें तो इतिहास ने आंसू बहाए। पृथ्वीराज चौहान की सेना ने उस समय जश्न मनाया, लेकिन उसके बाद इतिहास ने आंसू बहाए, क्योंकि जब दूसरी बार मोहम्मद गौरी आएगा तो भारत को गुलाम बना ले जाएगा। तो आप तराइन का प्रथम युद्ध पूरी विस्तार पूर्वक समझ गए होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।